हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी कुमावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद बीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासें चल रही थी राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हमने अजमेर डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से, सबसे सरल और आसान तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया, और एक टेस्ट भी हमने दे दिया। यदि आप वंचित है उस टेस्ट और जिला दर्शन से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर पहले वो अटेंड करें, फिर आप इस क्लास को देखिएगा। बहुत ही आनंद आएगा आपको, क्योंकि राजस्थान जिला दर्शन की ऐसी क्लासें आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पता है, आपको राजस्थान जिला दर्शन की कड़ी में, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जिला उसी सीक्वेंस के अंदर रहेगा। वो जिला आप सभी को बता देता हूँ। पहले हम मत्स्य जनपद के अधीन आता था वो जिला, और राजस्थान का स्कॉटलैंड जिस नगरी को कहते हैं, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज का जो अध्ययन करेंगे जिस जिले के बारे में, उसका सांस्कृतिक महत्व इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। तो दोस्तों, आप झूम उठोगे घर बैठे ही। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अपने उन दोस्तों साथियों को भी बुला लीजिए जो घर बैठे आनंद लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है, हमारा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पता चल गया होगा, आज हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा अलवर डिस्ट्रिक्ट, RJ02 अलवर जिला। RTO कोड क्या है इसका? 02। क्योंकि आपको पहले दिन ही बता दिया था मैंने कि इसी सीक्वेंस के साथ आपको सारे ज़िले कंप्लीट करवाए जाएंगे, और वही घर बैठे, और पता भी नहीं चलेगा आपको कब हमारे ज़िले कंप्लीट हो गए। और इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप कभी अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों, इसी ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पहले दिन बताया था कि जिस भी ज़िले के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, तो उसका सबसे पहले ऐतिहासिक महत्व देखेंगे अपन, उसके बाद में सांस्कृतिक महत्व, जो भी आर्ट एंड कल्चर में रहेगा वो हम देखेंगे सब। तो दोस्तों, इसकी अगर ऐतिहासिक बात करें, तो हम मौर्य काल के बाद में जिस काल का उदय हुआ था वो था महाभारत काल, महाजनपद काल जिसे कहा जाता है। तो महाजनपद काल में महाजनपद कितने थे, वो अगर हम महाजनपद जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो दोस्तों, महाजनपद के बारे में एक बार बता देता हूँ। एक बार आप सभी मेरे साथ बोल लीजिए, महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए, बेसिक जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। तो महाजनपद रहे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्सवजी, मलय, अवंती, मत्स्य, चेदी, कुरु, सूरसेन, अस्म, गांधार, कंबोज, पांचाल। ये थे हमारे 16 महाजनपद। और कौन सा महाजनपद पावरफुल था, कौन सा कम पावरफुल, कौन सा ज़्यादा विकसित था, कौन सा अधिक पावरफुल, वो सब अपन महाजनपद काल जब पढ़ेंगे तब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये उन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। ऐतिहासिक बात कर रहे हैं पहले, ऐतिहासिक महत्व इसके बारे में देखेंगे। तो कौन सा महाजनपद था हमारा? मत्स्य महाजनपद। महाजनपद। अब इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं पहले। तो राजधानी हमारी इसकी रहेगी राजधानी विराटनगर, जो कि वर्तमान में बेराट नाम से है। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और वर्तमान में विराटनगर जैसा कोई भी स्थान नहीं है राजधानी। वर्तमान में क्या बोलते हैं इसे? वर्तमान में बेराट, जो कि जयपुर में पड़ता है अभी। और इसके बारे में अध्ययन करें, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर उस समय, और वर्तमान में इसे बेराट के नाम से जानते हैं। तो मत्स्य महाजनपद, ये दो जिले ऐसे हैं, अलवर और भरतपुर, जिसको जोड़ी से हम याद करते हैं, अलवर और भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र, अलवर प्लस भरतपुर वाला क्षेत्र किस में आता था? इस मत्स्य महाजनपद में आता था। तो महाजनपद के बारे में बात कर ली अपने। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट उस समय, ये जो भौगोलिक प्रदेश है वो किस में आता था? मत्स्य महाजनपद में आता था। तो इसकी राजधानी के बारे में बात कर ली। और अगर इसके बारे में बात करें तो प्राचीन काल में यहाँ पर साल्व जाति निवास करती थी। कौन सी जाति? साल्व जाति। साल्व जाति निवास करने के कारण इसे साल्वपुर भी कहा जाता है। यानी साल्व जाति निवास करने के कारण हमें एक प्राचीन नाम और मिल गया। क्या नाम मिल गया? वो साल्वपुर।
यानी इसके प्राचीन नाम में, अलवर डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन नाम में क्या क्या मिलते हैं, साल्वपुर। और ये मेवात प्रदेश के अंदर आता था, क्योंकि यहाँ पर मेवात जाति का बाहुल्य था। मेव जाति का बाहुल्य होने के कारण इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं, मेवात प्रदेश के। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक बातें, इतिहास के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में, इसको नाम को लेकर जो भी चर्चा रहेगी वो बातें कर रहे हैं। तो क्या क्या नाम मिलता है हमें, साल्वपुर और मेवात प्रदेश, ये दो मिल गए हमें। तो उसके बाद में बात आती है, भारत आगमन होता है फरिश्ता, जो कि एक इतिहासकार था फरिश्ता, 1195 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में फरिश्ता का भारत आगमन। इसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ छोटी सी, कि इसके बाद के माइन, अगर हम राजवंश की बात करें तो इसके पास में ही जयपुर पड़ता है, जयपुर वाला भाग, आमेर वाला। तो यहाँ पर कछुआओं का राजवंश था। कछुआओं के राजवंश की अगर स्टार्टिंग से बात करें अपन, तो कछुआओं, जो कि कछुआ, उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी, दौसा, उसके बाद में जम्मू आरामगढ़, और उसके बाद में आमेर, जयपुर, ये कुछ इनकी राजधानी थी। और कछुआओं में सबसे पहले कौन आया था, दुल्ले राय। एक बार बता देता हूँ मैं यहाँ पर, दुल्ले राय ने कछुआओं की नींव रखी थी। और दुल्ले राय का पुत्र था कोकिल देव। कौन था, कोकिल देव। और कोकिल देव का पुत्र था आलव सिंह या उलुग सिंह भी मिलता है, उलुग सिंह। तो इसने यहाँ पर कस्बा बसाया था, किस नाम से, आलवपुर या उलुग प्रदेश, आलव प्रदेश या उलुग प्रदेश। यह भी हमें प्राचीन नाम में उल्लेख मिलता है। तो इसी कछुआओं के राजवंश को, इतिहास को देखकर फरिश्ता ने इसी आलव शब्द को आधार मानकर सबसे पहले इस भौगोलिक प्रदेश के लिए जो अलवर शब्द का प्रयोग किया गया था फरिश्ता के द्वारा, किस शब्द का प्रयोग, अलवर शब्द का प्रयोग 1195 ईस्वी में, तो किसके द्वारा किया गया था, फरिश्ता के द्वारा। और अलवर एक क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। आपको पता होगा अलवर कौन सा शब्द है, अरबी भाषा का। ये हमें नाम से लेकर जो कि विवादित बातें थी वो हमने देख ली दोस्तों। एक बार पुनः आपको बता देता हूँ ऐतिहासिक महत्व, जो ये भौगोलिक प्रदेश था। हम महाभारत की काल बात करते हैं, महाजनपद की बात करते हैं। आपको महाजनपद जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से आपको बताया जाएगा। और महाजनपदों में एक महाजनपद जो कि मत्स्य महाजनपद, यमुना नदी के पश्चिम में स्थित, कुरु जनपद के दक्षिण में स्थित जो महाजनपद है, उस महाजनपद के अंदर ही हमारा भौगोलिक प्रदेश आता है, जिसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, राजस्थान का जापान कहा जाता है। इसके बारे में आज अध्ययन करने वाले थे, तो इसके नाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साल्व जाति निवास करने के कारण इसे सालोपुर कहा गया। और आलव सिंह ने इस यहाँ पर आलव प्रदेश की स्थापना की थी। और बाद में फरिश्ता आता है 1195 ईस्वी में, और फरिश्ता ने यहाँ पर अलवर शब्द का प्रयोग कर देता है। सबसे पहले अलवर शब्द इसी ने दिया था। तो इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों, एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ये थे नाम के बारे में जो भी चर्चाएं थी। अब बात करते हैं इसके उपनाम के बारे में, क्योंकि ऐतिहासिक महत्व तो इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, स्थापना के बारे में बात नहीं की, स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अलवर की स्थापना किसने की, तो अलवर की स्थापना की थी, अलवर की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1795 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में एक नरुका वंश की यहाँ पर स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, राव प्रताप सिंह के द्वारा। राव प्रताप सिंह के द्वारा नरुका वंश की स्थापना, राव प्रताप सिंह के द्वारा कब की जाती है, 1795 ईस्वी में। 1795 ईस्वी में राव प्रताप सिंह के द्वारा नरुका वंश की स्थापना की जाती है, नरुका वंश की। और यहाँ पर पहली राजधानी बनाई जाती है राजगढ़ को। अलवर में एक स्थान का नाम है राजगढ़, 95 नहीं है, 75 है यहाँ पर, 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह के द्वारा नरुका वंश की स्थापना करके राजगढ़ को पहली राजधानी बनाई जाती है। और राजगढ़ में ही दुर्ग का निर्माण किया जाता है।
किस नाम से? राजगढ़ दुर्ग नाम से ही। कौन सा दुर्ग बनवाया था इसने? राजगढ़ दुर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो गई स्थापना के बारे में। कब की थी? 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह के द्वारा नरूका वंश की स्थापना की जाती है और राजगढ़ अपनी राजधानी बनाई जाती है। और अगर बात करें, अब ये थी ऐतिहासिक जो भी बातें थी, इसके इतिहास को लेकर जो भी बातें थी, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल मेथड तो कुछ ज़्यादा नहीं है और सांस्कृतिक महत्व तो बहुत ही अच्छा है इसका, बहुत ही अच्छा। क्योंकि तकनीकी शहर कहते हैं इसे राजस्थान का, तकनीक, और अन्य डिस्ट्रिक्ट के अलावा ये बहुत आगे है अन्य डिस्ट्रिक्ट के तकनीकी क्षेत्र में। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसके बारे में, उपनाम के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं इसके उपनाम। उपनाम क्या क्या है? सर्वप्रथम तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अब स्कॉटलैंड क्या है भाई? स्कॉटलैंड एक यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का। आपको पता होगा यूके का नाम सुना होगा आपने। यूके एक तो भारत में ही है यूके, और एक है यूरोप महाद्वीप में। यूके भारत वाला आपको याद नहीं रखना है, उत्तराखंड वाला। तो यूके जो कि यूरोप महाद्वीप में है उसको यूनाइटेड किंगडम बता देता हूँ मैं। यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम, यह 3 देशों का समूह है। कौन कौन सा? पहला है आयरलैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, और तीसरा हो गया इंग्लैंड, ब्रिटेन वाला। तो ये 3 देशों का समूह यूनाइटेड किंगडम यूके के नाम से हम जानते हैं। तो यूके के अंदर जो स्कॉटलैंड है, ये दुनिया में, विश्व में सर्वाधिक शराब का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? स्कॉटलैंड। तो इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किसको? अलवर को। अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? भाई राजस्थान का स्कॉटलैंड तो अलवर को कहा जाता है, तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? ये भी तो पता होना चाहिए। एक बार लिख देता हूँ मैं। पहला उपनाम हो जाएगा राजस्थान का स्कॉटलैंड। क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड। और भारत का स्कॉटलैंड आपको पूछा था, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य मेघालय को। किसको कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड, क्योंकि भारत में सर्वाधिक शराब का उत्पादन मेघालय में होता है, इसलिए मेघालय को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड। और राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है इस अलवर दिल्ली को। और राजस्थान का जापान कहा जाता है इसको। और क्या उपनाम है? राजस्थान का जापान, राजस्थान का जापान। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ये 3-4 नाम और हो जाएंगे। राजस्थान का सिंह द्वार, क्योंकि जो भी पर्यटक आएंगे दिल्ली से होकर वो सर्वप्रथम अलवर में प्रवेश करेंगे, और अलवर को इसी कहानी से राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, या पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। एक ही बात है, पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार, यह हो गया सिंह द्वार। और क्या कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। अच्छा, राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? सभी को पता है, माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर हो गया, राजस्थान का सिंह द्वार हो गया, राजस्थान का जापान हो गया, राजस्थान का स्कॉटलैंड हो गया। एक और बच गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यूरोप में एक देश है, बताता हूँ, जर्मनी। जो इसकी आकृति है ना अलवर की, सेम आपको एज इट इज लगभग मिल जाएगी जर्मनी की, यानी जर्मनी के समान आकृति वाला जिला, जर्मनी के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? अलवर। ये हो गई हमारी इसके उपनाम को लेकर जो भी बातें थी। कौन कौन से उपनाम है? राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कह सकते हैं, और राजस्थान का स्कॉटलैंड हो गया, जर्मनी के आकार का जो जिला हो गया, और राजस्थान का जापान हो गया। ये थी हमारी उपनाम को लेकर जो भी चर्चा। अब हम बात करते हैं अलवर की। उपनाम के बारे में बात हो गई, और अगर हम बात करें अलवर की, तो अलवर एकमात्र, एक बार बता देता हूँ, अलवर एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान को जो पूर्णतः एनसीआर के अंदर आता है। अच्छा, एक बार एनसीआर के बारे में बता देता हूँ मैं। एनसीआर नेशनल कैपिटल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः संपूर्ण जिला जो आता है वो अलवर आता है। राजस्थान का एकमात्र जिला दिल्ली, जो दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, 1911 में प्रस्ताव आया था और 1912 में राजधानी घोषित कर दिया दिल्ली को 1912 में। और राजनीतिक राजधानी की बात करें, राजनीतिक राजधानी है वो दिल्ली को कब बनाई गई, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली को राजनीतिक राजधानी बनाई जाती है। अब राजनीतिक राजधानी बनाएगी तो उसको फिर उसका विकास भी तो करना है, बाहर की कंपनियों को बसाना है, उद्योग स्थापित करने हैं, व्यापार के केंद्र बनाने हैं। तो इसी कड़ी को देखते हुए राजस्थान उस दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जोड़ा गया और उसके अंतर्गत बाहरी कंपनियों को स्थापित किया गया औद्योगिक विकास के लिए। तो इसी कारण इस दिल्ली को एनसीआर कब घोषित किया, तो दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 को हुआ था। कौन सा, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991। अब अच्छा कमेंट करके बता दीजिए उस समय सरकार कौन सी थी, 1991 में। और उस समय दिल्ली को सर्वप्रथम एनसीआर घोषित किया गया था। दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था, कब किया गया था, 1991 में। और एनसीआर घोषित करने के बाद में सर्वाधिक सीमा हमारे हरियाणा की लगती है, दिल्ली के, और हरियाणा के बाद में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो इन राज्यों की जो कुछ क्षेत्र है वो एनसीआर में जोड़े गए। तो हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के गुड़ग्राम, हिसार वाले जो क्षेत्र आते हैं वो एनसीआर में आ जाए, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा वाले, और राजस्थान के 3 जिले आपको याद रखने हैं। राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से हैं, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर। क्वेश्चन आ जाता है पूर्णतः एनसीआर के अंतर्गत आने वाला जिला, राजस्थान का पूर्णतः एनसीआर के अंतर्गत आने वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका, अलवर। और इसको एनसीआर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था अलवर को, सन 2004 में। संपूर्ण को कब घोषित कर लिया, एनसीआर में कब जोड़ा गया अलवर को, 2004 में। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ बातें अलवर से संबंधित, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।